हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और इसमें इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, यह चैप्टर है आपका। और इस चैप्टर के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, यानी जब भारत का संविधान बना था तो भारत का संविधान में कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया था, वह सभी प्रावधान, सभी आर्टिकल आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर यदि नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही टफ होने वाली है। और यहाँ से आपके कोई भी परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला बिंदु से। पहला पॉइंट है भारत का संवैधानिक विकास का पहला पॉइंट है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह, और हर परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। यहाँ से प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है आपका। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में। और कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में। दो प्रश्न यहाँ से बन गया। पहला कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में। और कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। पूछा भी जाता है परीक्षा में कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कलकत्ता में किया गया था 1774 में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, ठीक है। अगला पॉइंट है आपके सामने, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होगा? भारतीयों को भारत के प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार मिला था, वह किस अधिनियम के द्वारा मिला था? तो यह है आपका चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा, ठीक है। चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद, ठीक है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है, किस अधिनियम के द्वारा मिला था? तो यह अधिनियम था आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति मिला था, ठीक है। विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति मिला था आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 को, ठीक है। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत याद रखिएगा इस बात को। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो यह था आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, यह भी बिंदु है आपके लिए, केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा
द्विसदनीय बनाया गया। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय बनाया गया था केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा बताएंगे? तो यह था आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल जो है द्विसदनीय बनाया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बनाया गया था। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, यह भी बिंदु है आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति क्या है? प्राप्त है। अगला है आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट भारत शासन अधिनियम 1935 से ये आपका दिया हुआ प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से तो ये आपका राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूल शक्ति प्राप्त हुआ था। और ये आपका एक टेबल में बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ था, यह हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था, तो इसमें पारित हुआ था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये जो भारत का संवैधानिक विकास की प्रक्रिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ था, विकास की प्रक्रिया, तो इसमें कौन कौन सा एक्ट पास हुआ था, कौन कौन सा अधिनियम बना था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाया गया था भारत के संवैधानिक विकास में। और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ लाया गया था? तो यह है आपका भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत के संविधान विकास में लाया गया था। ठीक है, अगला है आपके सामने, अगला है दिया हुआ केंद्र में अगला दिया हुआ है आपके सामने, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो यह था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अगला पॉइंट है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान थी? तो यह था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान था। ठीक है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था?
तो यह था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बॉक्स में जो दिया हुआ है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का विभाजन किया गया है, यह शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है एक निर्वाचित संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। इस बात को आप याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन द्वारा जो है संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। अगला है आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन जो है यह किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। परीक्षा में प्रश्न इस तरह बनेगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब और किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था 1946 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। अगला टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, यह भी टॉपिक है आपके लिए। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों यानी राज्यों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य जो है यह आपका कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला है आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, यह भी टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपका विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। और इसमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर एक बॉक्स में दिया हुआ अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में क्या है कि उस समय जो है अंतरिम सरकार 1946 में जवाहरलाल नेहरू जो सदस्य थे, सदस्य का नाम दिया हुआ है और उनका विभाग दिया हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रशासन विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति दिया गया था। जगजीवन राम को कौन सा विभाग? श्रम विभाग। और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग। और लियाकत अली खां को वित्त विभाग। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया था आपका वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार के अंतर्गत। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर और दिया हुआ है आपका कि 1919 की समीक्षा के लिए 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में। याद रखिएगा इस बात को। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। क्यों किया गया था? तो भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, 1919 की समीक्षा करने के लिए। इस बात को आप याद रखिएगा।
और नेक्स्ट है आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक, ये भी है आपके परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा इस बात को, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और बहुत ही शानदार ये अभी टॉपिक है आपके सामने, बहुत ही BBI टॉपिक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था सर BN राव के द्वारा। सर BN राव के द्वारा जो है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है आपके सामने बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक है ये भी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो यह था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला टॉपिक है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला टॉपिक है बहुत ही शानदार, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? कब स्वीकृत हुआ था? प्रस्तुत तो किया था 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने, ठीक है, लेकिन ये स्वीकृत कब हुआ था? नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था तो स्वीकृत कब हुआ था? तो स्वीकृत हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जिस समय भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। याद रखिएगा इस बात को, 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, यानी संविधान बनने में कितना समय लगा था बताएंगे। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में समय लगा था। 2 वर्ष और 11 महीना 18 दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में समय लगा था। याद रखिएगा, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार, ये भी है आपके लिए। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे आपका सर BN राव। सर BN राव भारतीय संवैधानिक सलाहकार के भारतीय संवैधानिक सलाहकार थे आपका सर BN राव, ठीक है। अगला है आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारत की जो संविधान सभा है वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है अभी राष्ट्रीय ध्वज, इस ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान ने क्या किया था? अपनाया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है बहुत इम्पोर्टेंट, यह भी टॉपिक है आपके लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे।
संविधान सभा के, उन्होंने किया था संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था, जो कि क्या थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। पूछ दिया जाएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अगला है आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा इस बात को, 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1949 को। अगला टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये भी, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। स्वीकार तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अभी लागू कब किया गया था बताएंगे। तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो है पूर्णतः कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा इस बात को, संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था, भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था कब, भारत का संविधान जो है स्वीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और भारत के संविधान जो है पूर्णतः लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और अगला है टॉपिक आपके सामने, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये भी आपके लिए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो यह है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है ना अधिनियमित किया गया था। अगला है बहुत ही शानदार, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। बहुत ही शानदार सवाल। जन गण मन वो आपका क्या है, भारत का राष्ट्रगान है, और इस राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, यानी जन गण मन जो आपका है राष्ट्रीय गान, तो भारत के राष्ट्रगान के रूप में यह कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा। अगला है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था कब, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अगला है बहुत ही शानदार, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा इस टॉपिक को, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति पूछा जा रहा है, तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत ही शानदार आपके लिए दिया गया प्रश्न है, प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष, कौन सा समिति और इसका कौन सा अध्यक्ष था, चलिए पढ़ते हैं। संघ समिति, इसका अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति जो है इसका अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इनका अध्यक्ष था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा,
अगला है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगला है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, इसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति, इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप पढ़े विभिन्न प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, अगला है आपके लिए बहुत ही शानदार, ये भी क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में पूछा जाता है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो आपका जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर थे, याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालास्वामी अयंकर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शहादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी थे। ठीक है, ये आपका कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य का नाम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने दिया हुआ बहुत ही शानदार, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। याद रखिएगा इस बात को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अगला है आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था, यह बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, जो 1946-47 के अंतर्गत इनका जो है ना चुनाव हुआ था संविधान सभा में। ठीक है, याद रखिएगा किस प्रेसिडेंसी के द्वारा? बम्बई प्रेसिडेंसी के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी के द्वारा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, यह भी आपके सामने दिया हुआ है, बहुत ही शानदार, कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए कि भारत का संविधान जो है किन भाषा में लिखा गया था? तो मूलतः 2 भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। और सभी सदस्यों ने ये दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, भारतीय संविधान जो है ना ये 2 भाषा में लिखा गया था। भारत का संविधान जो है कितनी भाषाओं में लिखा गया था? 2 भाषा में, हिंदी तथा अंग्रेजी में। और सभी सदस्य ये दोनों प्रतियों पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपके लिए। संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत की संविधान में कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है? बहुत ही शानदार ये भी है आपके लिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया था। रूस के संविधान से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है?
तो ये है आपका आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से जो है ना नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा भी जाता है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है, याद रखिएगा, फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत हमारा जो भारतीय संविधान में है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, याद रखिएगा इस बात को। अगला है आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस बॉक्स में दिया हुआ कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। हमारा जो भारत का संविधान है यह एक लिखित और विशाल संविधान है। सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान हमारा भारत के ही है, याद रखिएगा इस बात की। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, ठीक है। यानी हमारा जो संविधान है यह लिखित संविधान है, ठीक है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है यह अमेरिकी संविधान के समतुल्य यानी बराबर है, याद रखिएगा इस बात को। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा इस बात को। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, याद रखेगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला पॉइंट है बहुत ही शानदार, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? इमरजेंसी प्रोविज़न जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से जो है ना भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है यह सिद्धांत लिया गया है आपका जर्मनी के सिद्धांत से, जर्मनी के संविधान से, याद रखिएगा इस बात को। अगला है आपके सामने शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी संघात्मक व्यवस्था जो है भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है यह किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का जो सिद्धांत है, जो संघात्मक व्यवस्था जो है यह किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था जो है भारत का जो है संघात्मक व्यवस्था यह किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, याद रखिएगा, कनाडा। अगला है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में सम्मिलित जो है समवर्ती सूची यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये आपका जापान के संविधान से लिया गया है, जापान के संविधान से, याद रखेगा इस बात को। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपका लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आपका रूस से, किससे है? रूस से है। अगला है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह आपका ब्रिटेन देश के संविधान पर आधारित है संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना, याद रखेगा इस बात को। अगला बहुत ही शानदार यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया था, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, याद रखिएगा इस बात को। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया था, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
जापान से लिया गया था। याद रखिएगा इस बात को, आप परीक्षा में पूछे भी जाता है। अगला है आपके सामने, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? भारत के जो संविधान में मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारत में जो मूल अधिकार है, भारत के जो संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया, यह मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, बताएंगे। तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। याद रखिएगा इस बात को। इस बॉक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, बहुत ही आप इसको देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा क्या है इस बॉक्स में लिखा हुआ। थोड़ा गौर यहाँ दीजिएगा, इस प्रश्न पर गौर कीजिएगा। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शानदार है आपके लिए यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। देश इधर दिया हुआ है और इधर प्रावधान दिया गया है कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो यह हम भारत के लोग मूल अधिकार, स्वतंत्र नगर पालिका, न्यायिक पूर्वावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना और जनहित याचिका, न्यायिक पूर्वावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी जो है प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इतना पढ़ लीजिए, कोई प्रश्न आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। अगला आपका ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी जो है नियम जो है, ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से ये सब प्रावधान लिया गया। याद रखिएगा इस बात को। आपके सामने है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन करना, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सभी प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। याद रखिएगा इस बात को, दक्षिण अफ्रीका। अगला है आपके सामने, कनाडा से क्या लिया गया था। कनाडा से क्या लिया गया था? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं, ये सभी जो है आपका कनाडा के संविधान से लिया गया था। ये सभी प्रावधान कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। तो ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, ये सभी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। याद रखिएगा इस बात को। अगला है आपके सामने आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। याद रखिएगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सभी प्रावधान जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सभी प्रावधान जो है
आयरलैंड के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला देश है आपके सामने फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया हमारे संविधान में? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है रूस। रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, यह सभी आपका रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सभी आपका रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से लिया गया है, याद रखिएगा इस बात को। जर्मनी से क्या लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन करना, ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया था। जर्मनी से लिया गया था। जापान से क्या लिया गया था? जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था, याद रखिएगा इस बात को। जापान से लिया गया था, याद रहेगा ना, जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला है आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट और लास्ट है आपके लिए कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, लेकिन जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको समाप्त करते हैं। अगला भाग आपके सामने लेकर आऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो पाठ होगा आपकी परीक्षा के लेकर के, जो भी पाठ हो आपको होगी, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में।